गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आएँ आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जनसंचार के विभिन्न माध्यम। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि भारत में जनसंचार के आधुनिक माध्यम और आधुनिक माध्यमों में अखबार माध्यम आप लोगों ने कल देखा था। अब आएँ आज के इस वीडियो में हम लोग जो 4 माध्यम बचे हुए हैं, 3 माध्यम शेष बचे हुए हैं। एक रेडियो माध्यम, एक टेलीविज़न माध्यम, एक सिनेमा माध्यम और इंटरनेट माध्यम। इन्हीं जनसंचार के 4 माध्यमों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं भारत में जनसंचार का जो सबसे प्रमुख आधुनिक माध्यम है वह है रेडियो माध्यम। रेडियो माध्यम के इतिहास पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो माध्यम, जिसकी स्थापना रेडियो माध्यम की स्थापना सन 1895 ईस्वी में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की। तब रेडियो जैसा संचार का जो माध्यम था वह अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचना के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में सबसे पहले रेडियो स्टेशन खुले थे। तो रेडियो की स्थापना कब हुई? सन 1895 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका में, इटली में। और किसने किया था? जी मार्कोनी ने। अब भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई, भारत में रेडियो की स्थापना कब हुई, इस पर चर्चा करते हैं। भारत में पहले महायुद्ध के अंत के कुछ समय बाद रेडियो की शुरुआत हुई। सन 1921 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। सन 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। यानी 1947 तक भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। यह रेडियो स्टेशन थे कहाँ कहाँ पर? एक तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। यानी ये 9 रेडियो स्टेशन खुले थे। तो यह स्पष्ट है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। वह कौन कौन सा था? ढाका, लाहौर और पेशावर। बाकी 6 केंद्र भारत में आए और इससे उस समय ऑल इंडिया रेडियो पर अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, मलयालम और अनेक भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते थे। अब आज
हम देखते हैं कि भारत में रेडियो की वर्तमान स्थिति क्या है। आज आकाशवाणी ने देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। सन 1993 ईस्वी में एफएम की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में निजी कंपनियां भी आगे आई। इन कंपनियों ने अपने अपने स्टेशन केंद्र स्थापित किए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अब आए यह देखते हैं कि रेडियो का प्रभाव क्या है। रेडियो का प्रभाव क्या है। रेडियो जो है यह एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिक घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था, क्योंकि ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचाता है क्या? संचार। जहां संचार का कोई साधन नहीं है, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन बना है। अब जैसे आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों की स्थापना हुई है, जिसमें है प्रमुख बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण भी हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यह रहा आपका रेडियो माध्यम। इसमें हमने 3 बिंदु पर चर्चा किया। एक, रेडियो माध्यम है क्या। दूसरे, रेडियो माध्यम की स्थापना कब हुई। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई और भारत में रेडियो की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसका प्रभाव क्या है, इस पर हमने चर्चा किया। अब आए देखते हैं जनसंचार का जो तीसरा माध्यम है, सबसे सशक्त और शक्तिशाली माध्यम, वह है टेलीविज़न माध्यम। सबसे पहले हम टेलीविज़न के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं कि टेलीविज़न का इतिहास क्या है। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। सन 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। कब? 1927 ईस्वी में। अब उसके बाद में देखते हैं कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर सन 1962 ईस्वी को हुई। कहाँ? भारत में। किसकी शुरुआत? टेलीविज़न की शुरुआत। इसका उद्देश्य था कि टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया। लेकिन सन 1965 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ और तब से
रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। सन 1975 ईस्वी तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में टीवी सेंटर भी खुल गए, किंतु सन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। सन 1984 ईस्वी में इसकी रजत जयंती मनाई गई और डीडी मेट्रो नामक दूसरा चैनल आरंभ हुआ। अब आए देखते हैं टेलीविज़न का उद्देश्य। टेलीविज़न का उद्देश्य क्या है? तो टेलीविज़न का सबसे प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन। पहला उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन। दूसरा उद्देश्य क्या है टीवी चैनल का? राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना। तीसरा उद्देश्य है वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। चौथा है परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना। पांचवा है कृषि का विकास करना। छठा है पर्यावरण संरक्षण करना और सातवां है सामाजिक विकास करना। इसके साथ साथ कई ऐसे उद्देश्य हैं जैसे सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना, खेल संस्कृति का विकास करना आदि। अब उसके बाद में जनसंचार का जो चौथा माध्यम आता है, यहाँ पर तीसरा लिखा लेकिन यहाँ पर चौथा होना चाहिए। चौथा माध्यम जो आता है वह है सिनेमा माध्यम। सिनेमा माध्यम के जरिए ही भी हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे तक करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि सिनेमा की खोज और विकास कब हुई। तो सिनेमा की खोज और विकास, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 ईस्वी में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। सन 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। उसके बाद सबसे पहले फिल्म बनी, अगला हमने पॉइंट दिया भारत में सिनेमा की शुरुआत और विकास। भारत में सिनेमा का शुरुआत और विकास कैसे हुआ ये चीज़ देखें। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी सन 1913 ईस्वी में बनी राजा हरिश्चंद्र, जो मूक फिल्म थी। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। सन 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर भारतवर्ष में शुरू हो गया। भारत आज के वर्तमान समय में भारत जो है, भारत में लगभग 800 फिल्मों का निर्माण प्रतिवर्ष होता है और आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश भारत बना हुआ है। इसका प्रमुख केंद्र मुंबई है। इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता आदि स्थानों पर इसके प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। उसके बाद जनसंचार का जो सबसे उत्तम साधन माना जाता है वह है इंटरनेट माध्यम। इंटरनेट की विशेषता क्या है कि जनसंचार की जो समस्त माध्यम हैं, इंटरनेट माध्यम में सबका समागम है।
सभी इंटरनेट माध्यम में समाहित हैं। जैसे अखबार माध्यम है तो उसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, रेडियो माध्यम है तो उसमें हम केवल सुन सकते हैं, जो सिनेमा माध्यम है उसमें हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। टेलीविज़न जो माध्यम है उसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं लेकिन उसमें भी पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन इंटरनेट ही जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जनसंचार का सबसे सशक्त जो माध्यम है वह क्या है? इंटरनेट माध्यम। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंटरनेट में हमने बताया कि सभी के गुण जो हैं वह क्या होते हैं? समाहित होते हैं। अब हमने दिया अगला पॉइंट, इंटरनेट की बुराइयां और दुरुपयोग। अब जो माध्यम जनसंचार का इतना सशक्त माध्यम है तो जायज़ी बात है कि उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ दोष भी होंगे। देखिए, एक निबंध आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो इंटरनेट हमारे लिए लाभदायक भी है, लेकिन अगर उसका हम गलत उपयोग करते हैं, सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए क्या बन जाएगा? अभिशाप भी बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट की बुराइयां क्या है। तो बच्चों, हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी है। पहली बुराई तो यह है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। किसमें? इंटरनेट में, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी बुराई क्या है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अभी हाल के कुछ वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब अगला पॉइंट हमने दिया इंटरनेट का प्रभाव। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है इंटरनेट का। तो सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव क्या है? जीवन शैली पर असर। इंटरनेट हमारे जीवन शैली पर बहुत ही असर डालता है। जैसे आज के समय में हम अखबार पढ़े बिना नहीं रह सकते, टीवी देखे बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से इंटरनेट पर जुड़े बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो पहला क्या है? जीवन शैली पर भी इसका असर पड़ा है। अगला है जीवन को सरल, समर्थ और सक्रिय बनाना। तो इंटरनेट माध्यम जो है वह जीवन को सरल, समर्थ और सक्रिय भी बनाया। तीसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करता है। यह इंटरनेट माध्यम क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती भी प्रदान करता है। जैसे सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक, और बहस तथा विचार विमर्श करने से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद राजनीति और अर्थनीति पर प्रभाव। इंटरनेट का राजनीति और अर्थनीति पर भी खासकर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सरकार के कामकाज पर निगरानी। इंटरनेट सरकार के हर एक गतिविधियों पर निगरानी रखता है। उसके बाद करता क्या है? भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन, सांप्रदायिकता का पर्दाफाश भी करता है। तो यह रहा आपका सकारात्मक प्रभाव। इस वीडियो में हमने जो चर्चा किया, जनसंचार के माध्यम, रेडियो माध्यम,
रेडियो माध्यम का विकास तथा भारत में इसका प्रभाव, टेलीविज़न माध्यम का इतिहास तथा टेलीविज़न का उद्देश्य, सिनेमा का खोज और स्थापना, इसका विकास, इंटरनेट माध्यम तथा इंटरनेट का प्रभाव, इस पर चर्चा किया। अब आप बुक पढ़ लेंगे, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।